आई होप अच्छी रही होगी आप लोगों की, सेफ एंड साउंड होंगे आप सभी। चलिए, अच्छा, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चैप्टर का जो है हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में देखिए टोटल थ्योरी है, कोई खास इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ज्यादा इसमें जो काम है वो लर्निंग का काम है, रटने का काम इसमें थोड़ा सा ज्यादा। इसमें चैप्टर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक में हम लोग ऐसे प्लांट्स और उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे जिनसे हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट या फिर प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में आपके पास में अलग अलग टाइप के प्लांट्स आएंगे, और स्पेसिफिकली प्लांट्स और एनिमल्स, इनके बच्चों बायोलॉजिकल नेम्स, जिसको साइंटिफिक नेम्स भी कहा जा सकता है, ये आप लोगों को जो है याद करने हैं। आप जो भी प्लांट यहाँ पढ़ेंगे उसका बायोलॉजिकल नेम आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लांट्स इकोनॉमिकली तीन तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। पहला तो होता है बच्चों फूड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, खाना मिलता है, खाने पीने की चीजें मिलती हैं। दूसरा, आपके पास में मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं जिनसे भाई आपको दवाइयां मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। और तीसरा जो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं वो है टिम्बर एंड फाइबर, टिम्बर एंड फाइबर, जिनसे आपको घर वगैरह बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं, या फिर कपड़े वगैरह बनाने के लिए धागा या रेशा, जो फाइबर जिसको बोलते हैं, वो हमें मिलता है, ठीक है। तो हम लोग तीन तरीके से यहाँ इकोनॉमिक वैल्यूज जो है प्लांट्स की देखेंगे। एक बार फूड के बारे में बात करेंगे, एक बार बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, और एक बार हम लोग जो है बात करेंगे टिम्बर एंड फाइबर से। सबसे पहले फूड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, तो हमारी जो डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, हमें हर काम करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को पाने के लिए हमें खाना, ग्लूकोज, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें अलग अलग टाइप के फूड रिलेटेड प्लांट से मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें तो सीरियल्स की बात करते हैं। सीरियल्स जो है ग्रैमिनी या फिर पोएसी, इस फैमिली से या फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स को कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये कि आपके जो सीरियल्स हैं वो फैमिली ग्रैमिनी या फिर पोएसी, इस फैमिली से जुड़े हुए जितने भी प्लांट्स हैं वो सीरियल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि वीट, सबसे पहला गेहूं, वीट जिसका बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिडम, ये एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का मतलब इसे विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। एक तो आपको, एक तो ये चीज कि भैया वीट जो है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, मतलब रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा आपको याद रखने हैं जो हाइब्रिड या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ वीट, जो कि हाइब्रिड अलग अलग टाइप की वीट की प्लांट्स से अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके बनाई गई नई वेराइटी। तो सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण गोल्ड आपने नाम सुना होगा, और शरबती सोनारा, ये कुछ एडवांस्ड वेराइटी है वीट की, जो आप लोगों को ये नाम याद रखनी है। दूसरा है अपने पास में राइस, राइस का बायोलॉजिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसको
रेनी सीजन में हम लोग जो है ग्रो करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए वर्ल्ड प्रोडक्शन का, तो इंडिया राइस के वर्ल्ड प्रोडक्शन में बच्चों नंबर 1 पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा राइस हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है। और जो एडवांस्ड वैरायटी है राइस की, वो है बासमती, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना और सोना। ये नाम आपको याद रखना। अगला सीरियल प्लांट है आपके लिए मेज, जिसका बायोलॉजिकल नेम है जी मेज। जी मेज ये भी एक खरीफ क्रॉप है और इसकी एडवांस वैरायटी हमारे पास में है विजय, शक्ति या फिर रत्न। ठीक है। चौथा है पर्ल मिलेट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पेनिसिटम टाइफॉइड्स। खरीफ क्रॉप है और कोर्स ग्रेन जो है, एक तरीके से कोर्स ग्रेन की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली इसको खाते हैं और रोटी वगैरह जो है उसकी जगह हम लोग अपनी जो बेसिक जो डेली मील जो है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे फूड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीरियल्स के बाद आती हैं पल्सेस, दाल। ये प्रोटीन रिच सोर्स है और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनोसी नाम की फैमिली से जो प्लांट्स बिलोंग करते हैं वो है पल्सेस। देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस को। पहले ही आपके हैं ग्राम, जिसे साइकर एरिटिनम नाम दिया गया है बायोलॉजिकल नेम। ये एक राबी क्रॉप है जो चने की दाल नॉर्मल आती है। अगर प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 है और इस दाल को, ग्राम को, किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग अलग दूसरी वेजिटेबल्स या दूसरी पल्सेस के साथ में भी इसका यूज किया जा सकता है। दूसरी आपके पास में रेड ग्राम, जिसको आप अरहर की दाल बोलते हैं हिंदी में। बायोलॉजिकल नेम है केजेनस केजान। केजेनस केजान। तीसरा है आपके पास में पी, बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। चौथा ग्राउंडनट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है अरेटिस हाइपोगी। और इंडिया ग्राउंड नट का बिगेस्ट प्रोड्यूसर, नंबर 1 प्रोड्यूसर है ओवरऑल वर्ल्ड में। पांचवा सोयाबीन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। अगर किसी क्रॉप में, किसी प्लांट में या प्लांट के प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रोटीन जिसमें होते हैं तो वो प्रोटीन है सोयाबीन के अंदर। बाकी फिश में या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है प्रोटीन बहुत ज्यादा, पर अगर प्लांट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट जो होती है वो सोयाबीन होती है। जो लोग बाग जिम वगैरह करते हैं उनकी डाइट में सोयाबीन, एग, ये सब मस्ट होता है, कंपलसरी होता है, प्रोटीन रिच डाइट होती है। ठीक है। फिर हमारे पास में आते हैं इसी फूड वाले में ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, क्योंकि भाई आप जो खाना वगैरह खाते हो, पकाते हो, उसे ऑयल की हेल्प से तो पकाते हैं। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। एक इसमें हमारे पास आते हैं एडिबल ऑयल्स, खाने के लिए जो यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, सीसम, कोकोनट, सोयाबीन या लिनसीड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। एक तो ये आ जाते हैं एडिबल ऑयल्स हमारे पास। दूसरे नॉन एडिबल ऑयल्स हैं जिन्हें हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लेते, जैसे कि कैस्टर ऑयल या फिर तारपीन का तेल आपने सुना हो, जो कि पेंट इंडस्ट्रीज में यूज में लिया जाता है। फिर आते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जो कि जरूरी है हमारी डाइट के अंदर। ठीक है। जैसे कैम्फर, संडल, क्लोव, ये सब जो है जरूरी है। फिर देखो खाना बनाने के लिए सब्जी चाहिए, वो हमने पहले देखा। फिर तेल चाहिए, वो हमने देखा। फिर मसाले भी तो चाहिए। तो मसाले भी कहा, मसाले भी पेड़ पे उगते हैं भाई, प्लांट्स में आते हैं। तो अगली कैटेगरी स्पाइसेस की है, चाहे ब्लैक पेपर हो, क्यूमिन हो, रेड चिली और सौंफ हो, कोरिएंडर हो, क्लोव, टर्मरिक, जिंजर, है ना, कार्डेमोम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब भी हमें काम से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। फिर बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स हम लोग यूज में लेते हैं, सबसे ज्यादा
यूज में ली जाने वाली जो ड्रिंक्स हैं वो है टी एंड कॉफी। टी और कॉफी, टी जो है वो हमें पत्तियों से, लीफ से मिलती है, और जिस प्लांट की लीफ से मिलती है उसका बायोलॉजिकल नेम है कैमेलिया साइनेसिस। कॉफी हमें सीड से मिलता है, दाना जो होता है सीड, बीज, उससे मिलता है। किस प्लांट के सीड से? बायोलॉजिकल नेम है कॉफी अरेबिका। कॉफी अरेबिका, इसके सीड से हम लोग जो है कॉफी बनाते हैं। फिर आ जाती हैं बच्चों आपके पास में वेजिटेबल्स। आपने देखी भैया गेहूं वगैरह, सीरियल्स देखे, पल्सेस देखी, ऑयल देखा, फिर स्पाइसेस, फिर बेवरेज, और फिर आपके पास में अल्टीमेटली आती हैं वेजिटेबल्स फूड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वेजिटेबल्स हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलती हैं, जैसे कि रूट से मिलती हैं, कुछ स्टेम से, कुछ लीव से, कुछ फ्लावर से, और कुछ फ्रूट से। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो कैरेट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है डाउकस कैरोटा। रेडिश, बायोलॉजिकल नेम रेफेनस सटाइवस। टर्निप, बायोलॉजिकल नेम ब्रेसिका रेपा। और फिर स्वीट पोटैटो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है इम्पोमी बटाटस। इम्पोमी बटाटस। स्टेम से मिलने वाली वेजिटेबल जैसे पोटैटो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। या फिर दूसरा हमारे पास में अरम, या फिर जिसको क्लोकेसिया भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम क्लोकेसिया एस्क्यूलेंटा। लीफ से मिलने वाली वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पालक, बायोलॉजिकल नेम है स्पिनिशिया ओलरेसी। फिर फेन्यूग्रीक, बायोलॉजिकल नेम है इसका ट्रिगोनोलेला फ्यूनेमुग्रेस्कम। ट्रिगोनोलेला फ्यूनेमुग्रेसम। बथुआ, सुना होगा आपने नाम, बायोलॉजिकल नेम है इसका चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। हाँ जी। फ्लावर से मिलने वाला कॉलीफ्लावर आपने सुना ही होगा, बायोलॉजिकल नेम है इसका ब्रासिका ओलरेसी वर्बोट्राइटिस। देखो ये जो लास्ट में, वैसे तो जनरली बायोलॉजिकल नेम 2 वर्ड से बना होता है, पर लास्ट में अगर तीसरा चौथा वर्ड भी आते हैं तो ये उसके डिस्कवरर का नाम होता है, जिसने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था। फ्रूट से मिलने वाले देखिए जैसे टोमेटो, बायोलॉजिकल नेम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ब्रिंजल, बायोलॉजिकल नेम सोलेनम मेलोनगेना। लेडी फिंगर, बायोलॉजिकल नेम है एबलमोसस एस्कुलेंटस। और आखिरी है ग्वार पॉड, ग्वार की फली आपने देखी हो, बायोलॉजिकल नेम है उसका साइनोपिस टेट्रागोनोलोबा। साइमोपिस टेट्रागोनोलोबा, ये इसका बायोलॉजिकल नेम। वेजिटेबल्स ये हुई। फिर बच्चों हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, फल वगैरह आते हैं, ये भी तो हम लोग खाने पीने के इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का नाम, जैसे कि मैंगो, बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। बनाना, बायोलॉजिकल नेम है म्यूसाफेरा डिसिएका। ऑरेंज, बायोलॉजिकल नेम है साइट्रस रेटिकुलेटा। गुआवा, बायोलॉजिकल नेम है सीडियम, वैसे तो इसमें पी भी आता है पर पी साइलेंट है, सीडियम गोजावा। पपाया का बायोलॉजिकल नेम है कैरिका पपाया। और कस्टर्ड एप्पल का बायोलॉजिकल नेम है एनोना स्क्वामोसा। एनोना स्क्वामोसा। ये हमने पहले टाइप के प्लांट्स देखे जो कि फूड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनसे हमें बच्चों कोई मेडिसिन मिलती है जो कि हमारे किसी ना किसी तरीके से काम में आती है, किसी ना किसी बीमारी से हमें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग। तो ये भी जो मेडिसिन है वो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेम। स्टेम से जब हमें मेडिसिनल जो वैल्यू है जिस प्लांट में, जैसे टर्मरिक,
बायोलॉजिकल नेम है इसका कर्कुमा लॉन्गा। जिंजर बायोलॉजिकल नेम है जिंगिबर ऑफिशियल। गार्लिक बायोलॉजिकल नेम एलियम सटाइवा। बेंजोइन बायोलॉजिकल नेम है इसका कॉमीफोरा विक्टी। कॉमीफोरा विक्टी। रूट से देखते हैं, जड़ों से हमें जो भी मेडिसिन वगैरह मिलती है किन प्लांट्स में, जैसे कि सर्पगंधा। सर्पगंधा बायोलॉजिकल नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। राउवोल्फिया सर्पेंटिना। व्हाइट एस्पेरगस बायोलॉजिकल नेम क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अश्वगंधा, ये नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल नेम है वाइथेनिया सोमिनिफेरा। ये आपको रूट से मिलने वाले मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। फिर जो बार्क, जो छाल जो होती है उससे मिलने वाले, जैसे कि क्विनाइन बायोलॉजिकल नेम है सिंचोना ऑफिसिनेलिस। बच्चों, ये जो क्विनाइन है ये मलेरिया, मच्छर मारने की जितनी भी दवाई है, चाहे कोई स्प्रे हो, चाहे जो आपने देखा हो जो कॉइल आता है, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, आपने सुना होगा कॉइल जो आता है, वो इन सभी में क्विनाइन प्लांट की बार्क का इस्तेमाल होता है। अर्जुना बायोलॉजिकल नेम है इसका टर्मिनेलिया अर्जुना। तो देखो, लीफ से मिलने वाली मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करें तो ग्वारपाठा, आपने बिल्कुल ये हिंदी में नाम सुना होगा, जिसको आप हिंदी में ग्वारपाठा कम और इंग्लिश का नाम या बायोलॉजिकल नेम एलियोवेरा, इस नाम से आप ज्यादा जानते हो। हो सकता है आपके घरों के अंदर भी हो, बहुत अलग अलग तरीके के यूजेस हैं एलोवेरा के, बहुत जगह फायदेमंद। हाँ जी। बेसिल, जिसको ऑक्यूमम सैंक्टम कहते हैं। ब्राह्मी सेंटेरा एसिएटिका। एसिएटिका ये बायोलॉजिकल नेम है। फिर फ्रूट से मिलने वाले इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स देखिए। ओपियम पेपेवर सोमेनिफेरम। ओपियम का प्लांट आपने शायद देखा हो बच्चों कई बार, एक तरीके का वाइल्ड प्लांट ही है, अपने आप उग जाता है। इसका जो फ्रूट होता है शिवरात्रि वगैरह में भी हो सकता है आप लोगों ने जो है महादेव जी पर चढ़ाया हो, ठीक है। ओपियम। गूसबेरी बायोलॉजिकल नेम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ये हमने ऐसे प्लांट्स देखे जो कि हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देते हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्लांट्स में हम लोग बात करते हैं बच्चों टिम्बर एंड फाइबर। सबसे पहले फाइबर यील्डिंग प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि जूट बायोलॉजिकल नेम है इसका कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉटन बायोलॉजिकल नेम है गॉसिपियम सिप। सिप की स्पेलिंग है SPP। सन बायोलॉजिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुनेसी। कोकोनट बायोलॉजिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। ये आपके फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हो गए जिनसे आपको धागा मिलता है, जिनसे आप जो है अलग अलग तरीके के चाहे कपड़े बना सकते हैं, जो लगेज कैरिंग फाइबर है वो भी इनसे बनता है, या फिर रस्सी वगैरह जो है वो भी इनसे बनती है, रस्सियां। हाँ जी। टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं तो टिम्बर जो है बच्चों, आपने नाम जो है सुना होगा जाइलम और फ्लोयम, ये दो आपने टिश्यू सुने होंगे प्लांट्स में, जिसमें जो वुड जिसका हम लोग जिक्र करते हैं जो कि एज अ टिम्बर यूज में होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, वो बच्चों जाइलम से बनती है। जाइलम भी आगे डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो टाइप के जाइलम्स पाए जाते हैं, एक प्राइमरी जाइलम और एक होता है आपका सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम डेड, एकदम डेड सेल्स का बना होता है, हार्ड होता है, टफ होता है। तो जो टिम्बर के लिए जो लकड़ी यूज में ली जाती है वो आपकी सेकेंडरी जाइलम की बनी होती है। हाँ जी। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि सांगवान, नाम सुना होगा आपने, बायोलॉजिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरा जो नाम है
टिम्बर के लिए वो आता है सल। सल का बायोलॉजिकल नेम है शोरी रोबुस्टा। शोरी रोबुस्टा। तीसरा शीशम, बायोलॉजिकल नेम डलबर्गिया सीसू। डलबर्गिया सीसू। फिर आता है रोहिड़ा, जिसको बच्चों मारवाड़ सांगवान, मारवाड़ का सांगवान भी नाम लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम है इसका टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। अगला है खेजरी, जो कि हमारे राजस्थान का स्टेट ट्री है। ये हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, जहां हम लोगों ने चिपको मूवमेंट पढ़ा था। हाँ जी। खेजरी का बायोलॉजिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आखिरी प्लांट है हमारे पास में देवदार। देवदार जो है बच्चों हिंदी नेम है, इसका बायोलॉजिकल नेम है सिड्रस डियोडेरा। सिड्रस डियोडेरा। ये बच्चों बात हुई किसकी, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स की। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल प्रोडक्ट्स हमें बहुत सारे एनिमल से मिलते हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एपीकल्चर की बात करें। एपीकल्चर, जिसको हम लोग हिंदी में मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ हम लोग हनी बी जो है उसकी रियरिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हनी बी जो है वो पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाने के लिए हम लोग जो है प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब बच्चों ये काम कई तरीकों से होता है, जिनको आप पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो। और जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट है सबसे ज्यादा, वो है बच्चों हमारी हनी बी। ऐसा मानते हैं कि अगर हनी बीज मर जाए तो उसके कुछ सालों के अंदर लाइफ जो होगी वो अर्थ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत नाम मात्र का रह जाएगा। ठीक है, तो एक पॉलिनेटिंग एजेंट है हमारे लिए। इसी वजह से जो जनरली एपीकल्चर किया जाता है वो किसी एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास ही किया जाता है। क्योंकि देखो, आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो इसी वजह से कि भाई कल को उसका फ्रूट डेवलप होगा, आपको फायदा तभी तो होगा। तो फ्रूट डेवलप करने के लिए पॉलिनेशन करना बहुत जरूरी है, और पॉलिनेशन के लिए हनी बी से अच्छा एजेंट क्या होगा। तो क्या करते हैं लोग बाग, जो अपना एग्रीकल्चर फील्ड है उसी के आसपास ही या उसी फील्ड में ये आर्टिफिशियल तौर पर एपीकल्चर करते हैं। और हनी बी शहद, हनी, वैक्स, ये सब तो देती है, इसके अलावा पॉलिनेशन में भी हेल्पफुल है। ठीक है, हनी जो कि अलग अलग तरह पर अपनी मेडिसिनल वैल्यूज प्रूव कर चुका है। आपने सुना हो, हनी, शहद जो होता है प्योर हनी, वो खराब ही नहीं होता। मिस्र का नाम तो आपने सुना होगा, मिस्र जहां पर मम्मीज पाई जाती हैं, वहां मम्मीज के साथ शहद जो है वो भी दफनाया जाता था। तो जब मम्मीज वगैरह ये खुदाई में निकली तो इनके साथ सोचो कुछ 2000-3000 साल पुराना मम्मी है, उसके साथ शहद का मर्तबान जो है कंटेनर वो निकला, और उसमें शहद जो था वो खराब ही नहीं हुआ। तो जो शहद है उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, और प्योर हनी जो होता है वो कभी खराब नहीं होता। तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है, इसको स्टोर और प्रिजर्व आराम से करके रखे किया जा सकता है। तो होता क्या है, देखो पुराने टाइम पे तो क्या होता था, जो नेचुरल जो हनी कॉम्ब हुआ करता था उसमें मधुमक्खी रहती थी, और हम लोग जो है उनको वहां से निकाल करके, भगा करके जो है शहद निकाला करते थे।
पर अब आजकल आर्टिफिशियल हनी कॉम्स आते हैं, एकदम हनी कॉम्ब आते हैं जो कि दिखने में आपके हनी बी का जो नेचुरल कॉम्ब है उससे अलग होते हैं। पर देखो, इन आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब्स के अंदर हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, जो कि हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर हम लोग फेरोमोन्स डाल देते हैं। हनी बीज फेरोमोन की वजह से उस आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वहीं आकर के रहना शुरू कर देती है। फिर आसपास जनरली आपके क्रॉप फील्ड्स होते हैं जहां से ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं और ला करके आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब में स्टोर करती चली जाती है। और जब एक एप्रिशिएबल अमाउंट का हनी कलेक्ट हो जाता है, तब हम लोग किसी दूसरे आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब में उन हनी बीज को शिफ्ट कर देते हैं और पहले वाले हनी कॉम्ब से वैक्स और हनी निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो हनी बी है, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के एक सब ग्रुप एपोडिया नाम से बिलोंग करती है। हनीबी जो हनीबीज है, जैसे कि एपिस इंडिया, एपिस फ्लोरा, एपिस डोर्सिटा, एपिस मेलिफेरा, ये कुछ कॉमन स्पीसीज है जिनमें से एपिस मेलिफेरा को जनरली एपीकल्चर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसके रीजन जरूर ये है कि एक तो ये जो एपिस मेलिफेरा है, इनका जो डंक है, स्टिंग है, वो बहुत छोटा होता है और इनमें जहर पॉइजन जो है वो कम होता है। इतनी ज्यादा एग्रेसिव ये नहीं होती और नेक्टर का कलेक्शन ये ज्यादा करती हैं, इस वजह से हनी प्रोडक्शन भी एपिस मेलिफेरा बाकी सारी स्पीसीज से ज्यादा करती है। आपने सुना होगा कि हनी कॉम्ब में हियरार्की फॉलो होती है, मतलब ओहदा जो होता है हर हनी बी का अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि सारा का सारा काम काज संभालते हैं, मेल हनी बीज होती है जो कि रिप्रोडक्शन उनका काम होता है, और एक होती है इनमें क्वीन, एक ही क्वीन होती है हर हनी कॉम्ब में, ये भी रिप्रोडक्शन का काम करती है। और जो नंबर है सबसे ज्यादा वो वर्कर्स का होता है। वर्कर्स जो है इनफर्टाइल होते हैं, वर्कर्स में एबिलिटी नहीं होती टू रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी वर्कर्स में नहीं होती। अगर मेल और फीमेल हनी बी में डिफरेंशिएट करना हो तो मेल हनी बीज की आईज जो है फीमेल के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं, और फीमेल हनी बी जो है उसका एब्डोमेन जो है, जो उसका जो निचला हिस्सा है वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू मेल हनी। तो आराम से देखने पर आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन मेल हनी बी है और कौन फीमेल हनी बी है। हाँ जी, हनीकॉम्ब जो है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स और बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर हनी बीज आकर के हनी जो है उसे फिल करती है। क्वीन कभी भी हनी कॉम्ब के बाहर नहीं जाती। मेल बीज का काम है क्वीन को फर्टिलाइज करना, स्पर्म प्रोवाइड करना, और एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद ये जो मेल जो हनी बीज होती हैं इनको हनी कॉम्ब से बाहर निकाल दिया जाता है, ये छोड़ करके चली जाती है। क्वीन बी दो टाइप के एग्स देती है। एक एग ऐसा जिनसे निकलने वाले लार्वा को रॉयल जेली नाम का एक न्यूट्रिशन फूड जो है वो दिया जाता है, और जिसे रॉयल जेली नाम का न्यूट्रिशन फूड दिया जाएगा वो ही आगे क्वीन बी के अंदर कन्वर्ट होगा। बाकी जो है वो सब के सब आपके वर्कर्स बन जाएंगे, वर्कर्स जिनके पास पॉइजनस स्टिंग मौजूद होता है,
अपने और हनी कॉम के डिफेंस के लिए, कि कल को कोई हमला होता है तो अपने स्टिंग की हेल्प से वो अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल हनी कॉम है, इन्हें छोटे छोटे प्लेट्स में अरेंज किया जाता है और इन प्लेट्स को अलग अलग बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। मतलब एक बॉक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी प्लेट्स, मतलब ऐसे बहुत सारे हनी कॉम, आर्टिफिशियल हनी कॉम हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा हनी कॉम एक बॉक्स में होंगे उतना ज्यादा ही एक बॉक्स से आप हनी एंड वैक्स इन्हें कलेक्ट कर पाएंगे। तो भाई आप इकोनॉमिक पर्पस के लिए ही तो रियरिंग कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप जो प्रॉफिट है आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो कमाना चाहेंगे। इस वजह से एक हनी बॉक्स के अंदर बहुत सारी हनी प्लेट्स होती हैं और इन्हीं हनी प्लेट्स के अंदर जो है हम लोग हनी कॉम को सिक्योर करते हैं। हनी जो शहद जो मिलता है, इससे हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों ही बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 है। मतलब आप जितना खाना खा रहे हो, अगर थोड़ा सा शहद भी अगर आप खा लें तो जो ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको पूरे दिन के खाने से जो मिलने वाले हैं, मिलेंगे, वो थोड़े से शहद से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत से मिनरल्स जो हैं वो हनी में होते हैं। इसके अलावा बच्चों जो हनी है वैसे तो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, पर अगर हनी को वार्म वाटर के साथ लिया जाए, गर्म पानी के साथ, तो ये आपके शरीर के अंदर स्टोर्ड फैट जो है उस फैट को भी बर्न करने का काम करता है। बहुत कॉमन है ये चीज, आपने अगर देखी हो, सुनी हो, ना सुनी हो तो मैं आपको बता रहा हूं। जो एक मतलब एक तरीके का ये देसी तरीका है जिसके अंदर सुबह सुबह गर्म पानी, नींबू और थोड़ा सा शहद, इन्हें एक साथ अगर पिया जाए तो जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट हो गया है वो एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है और आपको कैलोरीज, एनर्जी जो है वो मिल जाती है। तो जो फैट जो स्टोर हो गया था जिसकी वजह से मोटापा, ओबेसिटी के शिकार हम लोग होते चले जा रहे थे, उसको कंट्रोल या रिड्यूस जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। तो बच्चों अपना टाइम जो है हो गया है। अपन अब नेक्स्ट क्लास ध्यान रहे अपनी मंडे को है और वो भी ऑफलाइन। तो आपको स्कूल की तरफ से जो परफॉर्मा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया है उसका प्रिंट निकलवा लो, उसको फिल कर लो, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर उस पर ले लीजिए। और स्कूल ओपन हो रहा है, आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है पूरा। मास्क हो, चाहे वाटर बोतल हो, टिफिन हो, लंच बॉक्स हो, बैग हो, पेंसिल हो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी चीज है किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। अपना सामान आपको खुद लेकर के आना है। इवन वाटर बोतल तक, स्कूल के जो वाटर कूलर या जो भी है उससे पानी नहीं पीना है, आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और क्योंकि देखो, हम में से किसी एक को भी अगर हो गया तो स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस वजह से सबको अपनी खुद की, दूसरों की नहीं, बस खुद की, आप अपना खुद का ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान अपने आप रख लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद पूरी करता हूं कि आप में से मुझे सभी बच्चे मंडे को जो है क्लासरूम में दिखाई देंगे। चलो, तो आपसे बाद में मिलते हैं। थैंक यू।